मैं बहुत हैरान था कि अगर मेरे पापा मर चुके थे, फिर यह पैसा कौन देता था, क्योंकि अपने पापा को खुद मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के पीछे-पीछे शमशान घाट चला गया और वहाँ जाकर छुप गया। मुझे वहाँ छुपे हुए कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ एक आदमी आया और उसने मेरी मम्मी को पैसे दिए। जब मैंने उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 3 भाई-बहन हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी 2 मेरी बहनें थीं। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशें और चाहतें हमेशा दबा कर रखनी पड़ती थी। मेरे मम्मी और पापा बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए हम भाई-बहन भी खूबसूरत हैं। ख़ास तौर पर मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसा था। मेरी मम्मी बताया करती हैं कि शादी के टाइम उनकी उम्र 18 और पापा की उम्र 26 साल थी। मेरे पापा एक छोटा-मोटा चाय का ठेला लगाया करते थे और हमारी गुज़र-बसर अच्छी तरह से हो जाती थी। कभी-कभी मेरा मन होता तो मैं पापा के साथ चले जाया करता था। हमारे घर में सिर्फ़ हम घरवाले ही थे। मैंने कभी भी अपने पापा के रिश्तेदार और मम्मी के रिश्तेदारों को आते-जाते नहीं देखा था। मेरी दादी के यहाँ से, ननिहाल वालों के यहाँ से कोई आता-जाता नहीं था। मेरे दोस्तों के घर तो आए दिन कोई ना कोई मेहमान आते रहता था और हमारे घर में कोई नहीं आता था। मैं मम्मी-पापा से पूछता तो वह यही कहते कि वह इकलौते हैं, उनका कोई भाई-बहन नहीं है। गर्मियों की छुट्टी में सारे मेरे दोस्त अपनी नानी, अपनी बुआ के यहाँ जाते थे, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत था कि मुझे अपनी किसी भी रिश्तेदार का पता ही नहीं था, क्योंकि दादा-दादी और नाना-नानी मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। ऐसा मुझे मेरे मम्मी और पापा ने बताया था। मेरे पापा या मम्मी के कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे जो किसी भी त्योहार पर कहीं आते-जाते। हमारे घर कोई आता-जाता नहीं था। हमारा सारा दिन घर पर ही बीतता था। मेरे मम्मी-पापा घर से बाहर ज़्यादा निकलते भी नहीं थे और हमको स्कूल पापा ही छोड़ने जाते थे। हमसे कहते थे, अगर कोई तुम्हारे मम्मी-पापा का नाम पूछे तो गलत बता देना, ठीक नाम नहीं बताना। मैं हाँ में सर हिला देता था। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या डर था। मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था। शाम का टाइम था। एक दिन पापा जल्दी-जल्दी घर आए और मम्मी से कहने लगे, जल्दी से सामान पैक करो, हमें यहाँ से अभी निकलना है। जल्द से जल्द काम की चीज़ें रखो। हम सब घबरा गए और मम्मी पापा से पूछने लगी, ऐसा क्या हो गया? हम कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? लेकिन पापा ने मम्मी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मम्मी के साथ मिलकर सामान पैक करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा खासा घर है हमारा, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे दोस्त हैं यहाँ, लेकिन पापा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और रातों रात हमें कहीं और लेकर चले गए। एक ऐसी जगह जहाँ हमें कोई नहीं जानता था, हम किसी को नहीं जानते थे और ना ही यहाँ पर कोई कारोबार हो पा रहा। मेरा तो वहाँ पर दम घुटता था। मैं पापा से पूछता था कि पापा हम यहाँ से वापस कब जाएंगे अपने घर? मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। लेकिन पापा ने साफ-साफ कह दिया था कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मुझे यह बात पसंद नहीं आई। पापा ने मुझे और मेरी बहनों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और पापा यहाँ कुछ नया काम ढूंढने लग गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम अपना काम जमा जमाया छोड़कर क्यों आए हैं। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाह रहा था, तो मैं कुछ थोड़े पैसा जमा करके स्कूल जाने के बहाने बस में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि जब तुम उस दिन यहाँ से गए थे, तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारे पापा को कुछ लोग ढूंढने आए थे और तुम्हारे पापा का नाम बार-बार ले रहे थे। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम फ़ौरन ही यहाँ से वापस चले जाओ। मैं उसकी बातें सुनकर काफ़ी डर गया और उसी वक्त वहाँ से बस पकड़कर वापस आ गया। लेकिन मैंने यह बात मम्मी और पापा को नहीं बताई और किसी को भी नहीं, वरना मुझे उल्टा ही डांटते। मैं वहाँ से क्यों गया?
मम्मी पापा न जाने क्यों डरे हुए थे, हमें घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। मम्मी पापा को भी बाहर जाना होता तो पापा अपना रूप बदल कर और मम्मी पर्दा करके जाती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि वह किस से डर रहे हैं, किस बात का डर है। एक दिन मैंने मम्मी और पापा की बातें सुनी तो मम्मी से पापा कह रहे थे, मेरा कोई दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पापा मम्मी को कह रहे थे, तुम सावधानी बरतना और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना। कई साल बीत गए लेकिन वह लोग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मम्मी कहने लगी, हम तो घर में ही रहते हैं सारा दिन, घर से बाहर आप रहते हैं, आप अपना ध्यान रखना। बहुत खतरनाक लोग हैं। पता नहीं कौन लोग थे जिनकी वजह से हमें अपना शहर, घर, काम सब छोड़ना पड़ा। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि कोई भी बात मुझसे शेयर करते, लेकिन फिर भी समझ आ गया था कुछ ना कुछ तो परेशानी की बात है। एक दिन मैं मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, आप और पापा बिना बात के डरते रहते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते? पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। और यह बात सुनकर मेरी मम्मी का रंग एकदम से पीला पड़ गया। वह चौंक गई और वह कहने लगी कि आज तो तुमने यह बात बोल दी है, आज के बाद यह बात किसी से नहीं करोगे। कोई नहीं है हमारे पीछे और हम किसी से नहीं डरते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे मम्मी के इस रवैये से बहुत हैरानी हुई थी। मैंने मम्मी को कभी इतना परेशान नहीं देखा था जितना कि वह परेशान रहने लगी थी। इन सबके बीच मैं अपनी पढ़ाई पर कम ही ध्यान दे पा रहा था। किसी ना किसी तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मैं 12th के बाद कॉलेज जाता, ऐसे हमारे हालात नहीं थे, इसलिए मैंने सुबह के टाइम एक पेट्रोल पंप पर नौकरी कर ली और आगे की पढ़ाई करने की सोचकर किताबें ले ली। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पापा घर से बाहर जाते समय बहुत डरे हुए होते थे और बहुत अच्छे से भेष बदलकर घर से बाहर निकलते थे। फिर भी इसके बावजूद वह अपने दुश्मनों की नज़र में आ गए। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली मेरे पापा को कुछ हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह खबर मेरे ऊपर कयामत बन के टूटी। मैं भागते हुए गिरता पड़ता हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दुश्मनों ने मेरे पापा को मार दिया था। मैं यह देखकर टूट गया था। मैं यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया था और मैं गुस्से से आग बबूला होकर मम्मी से पूछने लगा कि आप मुझे बताती क्यों नहीं हैं? आप इतने सालों से डरे डरे रहते हो, वह कौन लोग हैं? आप मुझे बता दें। मैं अपने पापा के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मम्मी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझसे कुछ ना पूछो। लेकिन मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब थी कि मैं चुप हो गया। बस पापा ही ऐसे इंसान थे जो कमाते थे और हम सब भाई बहन खाते थे। अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमने वह घर भी छोड़ दिया और हम शमशान घाट के पास जाकर एक छोटी सी झोपड़ी घेरकर वहीं पर रहने लगे। मम्मी ने शमशान घाट के पास झोपड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि मम्मी को पापा से बहुत प्यार था। जहाँ पर पापा का अंतिम संस्कार हुआ था, मम्मी वहाँ रोज जाकर बैठा करती थी। पापा की मौत के बाद मम्मी एकदम टूट गई थी और पापा की मौत के बाद मेरी इतनी छुट्टियाँ हो चुकी थी कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया और इसके बाद हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन मैं चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा था कि अब घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएंगे। मैं सोच ही रहा था कि इतने में ही मम्मी पता नहीं हाथ में पैसे लिए घर आ गई। मैं मम्मी से पूछने लगा, मम्मी आप यह पैसे कहाँ से लेकर आई हो? मम्मी कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे पापा के पास गई थी, यह पैसे वहीं से लाई हूँ। उन पैसों से हमने 2 वक्त का खाना बनाया और अच्छे से खा भी लिया और फिर मैंने भी नहीं कुछ पूछा। पहले तो मम्मी कभी कभी शमशान घाट जाया करती थी, पर अब तो रोज ही जाने लगी थी और वहाँ से पैसे लेकर आती थी और उन्हीं से हमारा गुजारा हो जाया करता था। और अब तो मम्मी ने मुझे कॉलेज में भी एडमिशन दिला दिया था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी ने कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, बस भगवान देगा। मैं इतना समझदार नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बस मैं इतना ही जानता था कि मम्मी रोज़ शमशान घाट पापा से मिलने जाती है और वहीं से पैसे मिलते हैं। मैं फिर से सोचने लगा था कि पापा तो मर चुके हैं, फिर भी मम्मी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था, फिर मेरे पैसे कौन दे रहा था? और मम्मी से पूछने लगा। वह बहाने बना दिया करती थी, इधर उधर की बातें करने लगती थी और कभी कभी मैं मम्मी का पीछा भी क्या करता था, लेकिन उनको कैसे पता चल जाता था कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ और मुझे डांट कर भगा दिया करती थी। उन दिनों से मेरे साथ एक अजीब बात हुई थी।
मैं जिस कॉलोनी में पढ़ा करता था वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती थी। उनमें से एक लड़की चुपके से मुझे देखा करती थी। उसकी आंखों में साफ साफ मेरे लिए प्यार दिखता था और मैं भी बहुत ही सोच में पड़ चुका था कि वह लड़की कौन है और क्यों हर वक्त देखती रहती है। लेकिन मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था और मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा वह मुझे ऐसी क्यों देखती है। फिर एक दिन छुट्टी का टाइम था और वह ऐसे ही मुझे देख रही थी। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो उसे एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर लेने आया था। उसकी गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अमीर खानदान की लड़की थी, बहुत पैसे वाली थी और उसके अंदाजे से ही लग जाता था कि वह मुझे पसंद करती है। लेकिन मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था और मैं जानता था कि उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए मैं सारा टाइम चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। हैंडसम तो मैं शुरू से ही था, जल्द ही सबकी नज़रों में आ जाया करता था, इसलिए वह लड़की भी शुरू के दिन से ही मुझे पसंद करती थी। उस लड़की का नाम रिया था और मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कभी देखा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई गलतफहमी हो। तरफ लड़की और दूसरी तरफ मेरी माँ। 4 साल हो गए थे। मम्मी रोज़ शमशान घाट जाती थी और पैसे लेकर आती थी। हमसे किसी को भी साथ में नहीं लेकर जाती थी और मैं कभी कभी साथ जाने के लिए बोलता तो मना कर दिया करती थी। अब तो मुझे अफसोस भी होने लगा था और थोड़ा थोड़ा शक भी। मैं और मेरी बहनें अक्सर यह बैठकर बातें किया करते थे, आखिर यह पैसा आता कहाँ से है। पापा तो मर चुके हैं। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि भाई हो सकता है दुश्मनों से बचने की खातिर पापा ने मरने का नाटक किया हो और वह जिंदा हो और वही मम्मी को खर्चे के लिए पैसे देते हो। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन पापा को खुद मैंने अपने हाथों से दाग लगाया था, इसलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं था। यह पैसे तो कहीं और से ही आते हैं और मैंने फिर एक दिन फैसला किया कि मैं यह राज जानकर ही रहूँगा। आखिर मम्मी को शमशान घाट में जाने से पैसे मिलते कहाँ से हैं। इसलिए मैं सुबह सुबह कॉलेज जाने के बजाय शमशान घाट चला गया। देखूँ तो सही पैसे देता कौन है। मेरी मम्मी को 10 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने एक आदमी को शमशान घाट आते देखा। वह मेरी मम्मी के पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर चौंक उठा कि कौन है यह आदमी और क्या रिश्ता है मेरी मम्मी से इसका। और मैं वहाँ छुपकर देख ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरी तरफ आती दिखाई दी। उन्होंने घूंघट किया हुआ था और बड़े ध्यान से इधर उधर देखती आ रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है और कोई कहीं से मुझे पहचान ना ले। फिर मेरी माँ उस आदमी के पास दोबारा से खड़ी हो गई। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरी माँ के हाथ पर रख दिए। फिर वह दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर वहाँ से दोनों चले गए। मेरे लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि मेरी माँ किसी गैर मर्द से मिलती है और उससे पैसे लेती है। फिर उसके बाद कई बार और मैंने अपनी माँ का पीछा किया। वह हर रोज़ उस आदमी से मिलती थी शमशान घाट में और उसी से पैसे लाती थी और मेरा सोच सोचकर दिमाग खराब हो जाता था कि उस आदमी और मेरी माँ के बीच क्या रिश्ता है। एक दिन मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ से पूछ ही लिया कि आपके और उस आदमी के बीच क्या चल रहा है। मैं इतना पूछते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी माँ से ऐसा सवाल पूछते हुए। वह आदमी कोई और नहीं मेरा भाई है, वह भी मुझसे छोटा। उसका नाम रमेश है। और मैं मम्मी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मम्मी तो कहती थी मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आज इतने सालों के बाद मम्मी का कौन सा भाई निकल आया। मैंने यही सवाल अपनी मम्मी से किया तो मम्मी रोने लगी और अपनी कहानी बताने लगी। मैं एक अमीर घर से हूँ। मेरे 4 भाई और 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा एक बहुत ही अमीर और अच्छे इंसान हैं। वह एक जमींदार हैं और हमारी बहुत बड़ी हवेली है और मेरे पापा गांव के सरपंच थे। मैं घर में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली हुआ करती थी और मेरा रिश्ता भी मेरे बड़े भाई ने अपने दोस्त के साथ पक्का किया था, जो हैसियत में हमसे भी 2 गुना बड़ा था। लेकिन मुझे भाई का दोस्त पसंद नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारे पापा को पसंद करती थी। वह एक नौकर के बेटे थे, इसलिए मैं अपनी पसंद किसी को बता भी नहीं सकती थी और मुझ पर बहुत रोक टोक और पाबंदियाँ थीं। इसके बावजूद मैं तुम्हारे पापा से बाग में मिलने जाती थी। वह भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि कोई हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमने भाग कर शादी करने का फैसला किया
और जिस दिन मेरी बारात आने वाली थी, मैं उसी दिन तुम्हारे पापा के साथ घर से भाग गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ तो मेरी कम उम्र थी और कुछ प्यार का नशा था, लेकिन मुझे हमेशा ही दुख रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे भाग जाने के बाद मेरे पापा और बड़े भाई ढूंढने में लगे रहे। सालों गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत के खातिर हमें ढूंढना जारी रखा। हम शहर शहर भटक रहे थे और वक्त गुजारते रहे। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे पापा ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई ने नहीं छोड़ा था अभी भी। मेरी वजह से उनके दोस्त की बारात वापस चली गई थी। उनकी बड़ी ही बदनामी हुई थी। तुम्हारे पापा जिस शहर में आकर काम करने लगे थे, उस शहर में किसी ने उन्हें एक दिन देख लिया और मेरे बड़े भाई को बता दिया और तुम्हारे पापा की जान ले ली। वह मेरा पता भी पूछते रहे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरा पता नहीं बताया और अकेले अपनी जान दे दी। तुम्हारे पापा के मरने की खबर जब मेरे छोटे भाई को मिली तो वह मुझसे मिलने आया। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और नरम दिल का है। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ था। उसने तो मुझे बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था और तुम्हारे पापा के मर जाने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और मैं बहुत परेशान थी। ऐसे वक्त में मेरा छोटा भाई मेरे काम आया। वह रोज मुझसे मिलने आता और पैसे देकर चला जाता। वह बाकी घर वालों से चोरी छुपे आता था, क्योंकि बड़े भाई ने मेरी तलाश अभी बंद नहीं की थी। इसलिए हम शमशान घाट में मिलते थे, ताकि किसी को खबर भी ना हो और शक भी ना हो। मेरे इसी छोटे भाई ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे कॉलेज का खर्चा उठाया और तुम्हारी बहनों के स्कूल का खर्चा भी उठाया। तुम आज एक भाई बहन के रिश्ते को शक की नज़र से देख रहे हो। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कितना गलत सोच रहा था और मैंने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया और मेरे छोटे मामा से मुझे मिलवाया। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मुझे मेरे पापा का बदला भी लेना था। मैं अपने बाप की मौत को ऐसे नहीं जाने देना चाहता था। मैं उसका बदला लेना चाहता था। उन दिनों कॉलेज में भी चुप चुप रहने लगा था और हर टाइम ये सोचता रहता कि मैं अपने पापा का बदला कैसे लूँ। एक दिन रिया ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने उसे झटक दिया और वह बहुत रोते हुए गई थी। मुझे बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। मैं एक दिन छुट्टी के टाइम कॉलेज से बाहर निकल रहा था तो रिया को एक शख्स लेने आया था। उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह वही मेरे छोटे मामा थे, जो मम्मी से शमशान घाट में मिलने आया करते थे। और मैं सोच में पड़ गया कि रिया से उनका क्या रिश्ता है। रिया उनकी क्या लगती है। यही सवाल मैंने अगले दिन रिया से पूछा। जो तुम्हें लेने आए थे वो कौन थे? रोज तो तुम ड्राइवर के साथ जाती हो। वह मेरे बात करने से ही बहुत खुश हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उससे आगे से बात करूंगा। वह फिर बताने लगी, वह मेरे छोटे चाचा जी हैं। कल ड्राइवर नहीं आया था, छुट्टी पर था, इसलिए चाचा जी लेने आए थे। मेरे लिए यह बात बड़े धमाके से कम नहीं थी। वह मेरे मामा की बेटी थी और मैं इस बात से अनजान था। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? वह बताने लगी, मेरे पापा का नाम सोहन सिंह है और वह बड़े जमींदार हैं। मैं उसकी यह बात सुनकर सदमे में आ चुका था। मेरे पापा के कातिल की बेटी थी। पता नहीं क्यों यह सुनते ही मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी और मैं जल्द से जल्द बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि इसी वक्त उसके घर जाऊं, उसके बाप की जान ले लूं। मैंने सोच लिया था कि सोहन सिंह से ऐसा बदला लूंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। फिर मैंने धीरे धीरे रिया से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। वह तो पहले से ही मेरा इंतज़ार करती थी। फिर मैंने उसे थोड़ा थोड़ा अपने और पास लाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उसको मैं अपने इतने पास ले आऊं और फिर सोहन सिंह को इतनी बड़ी चोट दूं कि वह आखिरी सांस तक याद रखे। मैं और रिया छुप छुप कर मिलने लगे और इस बात का जिक्र मैंने अपनी मम्मी से भी नहीं किया। फिर जैसे ही मेरी और रिया की पढ़ाई पूरी हुई, उसने शादी का फैसला कर लिया। वह चाहती थी कि हम अपने अपने घर पर बात करें। मैंने उससे बात करने को मना कर दिया कि वह अभी किसी को कुछ न बताए। मैं चाहता था कि वह भी अपने घर से भागकर जाए और अपने बाप का सर एक बार फिर झुक जाए। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा था, पर उसने मेरे बाप को मारकर खुद दुश्मनी का हाथ बढ़ाया था। मैं इस काबिल तो नहीं था कि मैं उसे पुलिस के हवाले करता, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में छूट जाता। वह बहुत बड़ा आदमी था और ना ही मैं उसके घर में घुसकर मार पिटाई करना चाहता था, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो जीते जी उसे मारना चाहता था। मैं चाहता था कि वह सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाए। रिया बहुत ही सुंदर थी। मैंने उसे पहले दिल में उतार लिया था और मैं उससे बहुत प्यार भी करने लगा था, लेकिन वह मेरे मामा की बेटी थी और उससे पहले
मुझे यह बात पता नहीं थी। मैं अब उससे शादी भी नहीं कर सकता था क्योंकि हमारा भाई बहन का रिश्ता बन रहा था। लेकिन मैं अपने बदले की आग में अंधा हो चुका था। मैंने उससे भागकर शादी कर ली और मैंने शादी की तस्वीरें खींचकर उसके बाप को भिजवा दी। यह बात मेरी माँ को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और डर भी गई क्योंकि मैंने सोहन सिंह को अपना एड्रेस भी भिजवा दिया था। मैं चाहता था वह आए और देखे कि किस में कितनी हिम्मत है जो उसकी इज्जत को ललकार दे और उसके खिलाफ जाकर उसकी बेटी से शादी करे। अगले ही दिन सोहन सिंह मेरे घर आ गया। मैं अपनी बेटी के बजाय मेरी माँ को देखकर हैरान रह गया। मैंने रिया के साथ आगे बढ़कर कहा, यह है तुम्हारी बेटी जो मेरे साथ भाग गई थी। वह मेरी तरफ भागकर मारने के लिए दौड़ा लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं बुआ की तरह नहीं हूँ जो अपने पति के मरने पर तुम्हें माफ़ कर दूँ। मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगी। पुलिस ने भी बयान दे दिया है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। आप इससे कुछ नहीं कह सकते। सोहन सिंह अपनी लाडली बेटी का यह रूप देखकर सदमे से नीचे गिर पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ चुका था। उसके गार्ड्स उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए दौड़े और रिया भी अपने बाप की हालत देखकर उनके पीछे दौड़ने लगी। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा, अगर अपने बाप से रिश्ता रखोगी तो मुझसे रिश्ता तोड़ना ही होगा। वह बेचारी मेरी मोहब्बत की खातिर रुक गई। सोहन सिंह अपनी बेटी के सदमे में बिल्कुल टूट चुका था और चारपाई पर लग चुका था। मैं यही देखना चाहता था। भगवान ने उसे उसके किए की सजा दी थी। मैंने भी अपना बदला लेने के लिए नफरत की आग में जलकर गलत तरीका अपनाया। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने रिया को उसके बाप से मिलने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैं और मेरी मम्मी उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मम्मी और पापा ने सिर्फ मोहब्बत की थी और मोहब्बत की सज़ा इतनी भयानक थी कि मेरी मम्मी को विधवा और हमें अनाथ बना दिया। मम्मी के बड़े भाई ने मम्मी से माफ़ी मांगी और मम्मी की सारी जायदाद उन्हें वापस लौटा दी। लेकिन क्या उसकी माफ़ी और उनकी जायदाद से मेरे पिता वापस आ सकते हैं? मेरा बचपन लौट सकता है? आप सभी इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या राहुल ने सोहन सिंह के साथ ठीक किया था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।